नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी झा आप सभी का स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हीट स्ट्रोक, उनसे जुड़ी समस्याएं और समाधान। तो दर्शकों, हीट स्ट्रोक या यूँ कहें लू, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। हर साल हज़ारों लोग इस हीट स्ट्रोक की चपेट में आते हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब बॉडी टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक गंभीर समस्याओं का विषय बन जाता है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविराल सर। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर, जैसा कि आज अभी हम लोग का जो विषय है हीट स्ट्रोक के बारे में हमें जानना है, तो सबसे पहले मेरा ये सवाल आपसे है कि ये हीट स्ट्रोक होता क्या है? देखिए, हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब बॉडी का टेम्परेचर 104 या 104 से ऊपर जाने लगता है और हमारा बॉडी का कूलिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड ना करे, हमारा कूलिंग सिस्टम बॉडी के टेम्परेचर को कम ना कर सके, तो हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन जो हमारे बॉडी में है, जैसे ब्रेन, किडनी, हार्ट, इन सब पे असर आना शुरू हो जाता है, और जो कि अगर प्रॉपर्ली टाइम पे मैनेज ना किया जाए तो वो जानलेवा तक हो सकता है। सर, एक और टर्म हीट स्ट्रोक से संबंधित एक हीट एक्सर्शन करके आता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों हीट एक्सर्शन इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ हीट स्ट्रोक, जिसमें हमारा बॉडी का कूलिंग सिस्टम मेंटेन रहता है, बॉडी टोटली स्वेटिंग हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, बट इट टोटली स्वेटिंग, नोजिया, वोमिटिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। लेकिन हीट स्ट्रोक में बॉडी विल बी कोल्ड एंड देर विल बी नो स्वेट, बॉडी विल बी हीट एंड देर विल बी नो स्वेट, इट विल बी ड्राई एंड हीट बॉडी। उसमें पेशेंट कंफ्यूज होगा, वोमिटिंग होगा, ड्राउजीनेस में जाएगा, इवन कैन बी इन कोमा। ओके। तो सर, हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि क्या है जो हीट स्ट्रोक है और जो हीट एक्सर्शन है, इन सब का क्या देखने को मिलता है शरीर में? किसी भी इंसान में अगर ये हो रहा है तो क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हीट एक्सर्शन के पेशेंट होंगे उनमें स्वेटिंग होगी, वो पूरे गीले होंगे, उनको नोजिएटिव वोमिटिंग फीलिंग होगी, नोजिएटिंग फीलिंग बताएंगे। लेकिन हीट एक्सर्शन का अगर कोई हीट स्ट्रोक का कोई क्लासिकल पेशेंट होता है तो वो एकदम ड्राई होगा और हीटेड होगा, वो उसमें स्वेटिंग नहीं होगी। तो सर, शरीर में आखिर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक हम लोग हीट स्ट्रोक में जो बॉडी की हमारी मेन कूलिंग सिस्टम, जो बॉडी के हमारी टेम्परेचर को कम करता है, जो हमारी बॉडी के जो प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं, वो एक हाई टेम्परेचर पे आके काम करना बंद कर देते हैं किसी समय। इसके कारण बॉडी अपने आप कूल नहीं हो पाता। जब बॉडी अपने आप कूल नहीं हो पाता देन वी लाइन इनटू हीट स्ट्रोक। और सर, किसी के शरीर का एक जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, फिर वो क्या होगा? एक आपने जैसे बताया कि 104 डिग्री, हम लोग 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो सर, आप मुझे एक और ये सवाल है कि क्या लगातार धूप में रहना, ज़्यादातर तो हम लोग यही समझते हैं कि हीट स्ट्रोक हो या फिर लू है वो धूप से ही लग रहा है, तो क्या अगर लगातार कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहे हैं या धूप में आना जाना कुछ भी, या धूप में खड़े हैं, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ अगर वो धूप में लगातार कर रहे हैं, तो क्या इनसे वो डायरेक्टली हीट स्ट्रोक के चपेट में आते हैं? हाँ, अगर लगातार व्यक्ति धूप में खड़ा है, काम कर रहा है, अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर रहा है, ब्रेक्स नहीं ले रहा है, छाँव में नहीं जा रहा है, लगातार धूप में खड़ा है, तो उनको हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो क्या सर ये बाहर ही धूप में ही रहने की वजह से होगा या घर में बैठे बैठे भी हो सकता है? घर में बैठे बैठे भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। इस पे सर थोड़ा जब आप मेनली जब हीट वेव्स होती हैं, आपके प्रॉपर आप कहीं घर में हैं, देयर इज नो प्रॉपर, अगर वेंटिलेशन नहीं है, अच्छा वेंटिलेशन आता नहीं है, हीट वेव का टाइम है, प्रॉपर कूलिंग सिस्टम घर में नहीं है, देन दैट कैन लीड इनटू हीट स्ट्रोक इवन इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर भी। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे जो हैं उनको तो हम लोग नहीं मना कर सकते, वो खेलने बाहर जाते हैं, हाँ, बट अभी का जो मौसम है जिस तरीके का, तो उस हिसाब से हम लोग उन्हें भी सचेत करते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो किन उम्र के लोगों में ये ज़्यादा खतरा नॉर्मली ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों और बुजुर्गों में होता है, क्योंकि उनकी कूलिंग सिस्टम जो होती है वो थोड़ी वीक होती है बॉडी की, वो जल्दी से कूल नहीं कर पाते। प्लस वो बच्चे जो बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, कभी कभी अपने हाइड्रेशन के, अपने प्यास के बारे में बता नहीं पाते, वो अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर पाते, इसलिए इनमें ज़्यादा देखा गया है।
और शरीर के तापमान के बारे में तो आपने बताया कि हाँ इतना शरीर का तापमान होना चाहिए जिसकी वजह से। तो सर इन सब के अलावा जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें पहले से ही कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है, इन सब तरह की अगर किसी व्यक्ति को समस्याएं हैं तो उन पे ये क्या असर करता है? देखिए, मेनली डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट्स एंड पेशेंट जो कुछ दवाइयाँ ले रहे हों उनमें इसके चांसेस ज़्यादातर देखे गए हैं। जैसे जो व्यक्ति डाययूरेटिक्स पे हो, बीटा ब्लॉकर्स पे हो, एंटी हिस्टामिनिक हो या एंटी साइकोटिक ड्रग्स में हो, ये सब जैसे डाययूरेटिक जो होता है हमारे शरीर के पानी को बाहर निकालता है। अगर उस समय हम पानी हमारे शरीर से बाहर निकले और हम हाइड्रेट नहीं रहें तो हमारे चांसेस ऑफ हीट स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। एंड जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन के लिए हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के कूलिंग सिस्टम को डाउन रखते हैं, जिससे कारण हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर इस चीज़ को हम लोग फिर मेंटेन कैसे कर सकते हैं अगर देखा जाए कि हाँ इन सब की वजह से, जैसे आपने कहा कि हाँ वो पानी को निकाल दे रहा है? देखिए, मोस्ट कॉमन अगर हम इससे बचाव की बात करें तो सबसे पहले हमको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज़ एक व्यक्ति को पीना चाहिए। केवल सादा पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि ORS, इलेक्ट्रोलाइट्स, लस्सी, छाछ, ये सब पीते रहना चाहिए स्मॉल इंटरवल्स, ताकि हमारा हाइड्रेशन मेंटेन रहे। बिल्कुल, ये आपने जो बचाव के बारे में बताया इस पे हम लोग और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक और अहम सवाल है कि अभी देखा जाता है कि शहरों में ज़्यादातर बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनी जा रही है, जो यूँ कहें कि जो पेड़ पौधे हैं वो कहीं ना कहीं काट के लोग अपने बिल्डिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने बिजनेस वगैरह इन सब चीज़ों पे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हीट स्ट्रोक का जो असर है वो शहरों और गाँवों के कंपेरिजन में कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है? मोस्टली देखिए, हो तो कहीं भी सकता है, लेकिन मोस्टली ये शहरों में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग, ड्यू टू वेंटिलेशन प्रॉब्लम, हम पेड़ काट रहे हैं, पेड़ हमारे डिफॉरेस्टिंग हो रही है, कितनी हो गई हैं, जिसके कारण कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। गांव में कम से कम कुछ पेड़ हैं, लोग गांव के नीचे चले जाते हैं, इसलिए शहरों में ज़्यादा देखा गया है। जी। तो सर अब अगर बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में, जैसे कि हीट स्ट्रोक क्या होता है आपने बता दिया, और इससे क्या क्या शरीर में बदलाव हो सकते हैं? हीट स्ट्रोक में देखो, सबसे पहले अगर हीट स्ट्रोक का पेशेंट आता है, दे कैन ज़्यादातर वो इरिटेबल, कन्फ्यूज्ड, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं क्योंकि वो ब्रेन में सूजन कॉज करती है, धड़कन बढ़ सकती है, हार्ट और सीवियर हेडेक की कंप्लेन कर सकते हैं हीट स्ट्रोक पेशेंट। दैट कैन बी ए वेरी क्रिटिकल सिम्टम। जब कोई भी व्यक्ति सीवियर हेडेक या पैल्पिटेशन के साथ आता है विथ हाई टेम्परेचर, दैट कैन बी अ हीट स्ट्रोक। डिहाइड्रेटेड होगा, नौसिया होगा, वोमिटिंग होगी, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। और सर हमने शुरुआत में जैसे कि एक टर्म पे डिस्कस किया था कि हीट स्ट्रोक और हीट एग्जर्शन, जैसे कि लू या फिर यूँ कहें कि असामान्य गर्मी जिसे कहते हैं, तो इन दोनों के क्या लक्षण होंगे? जैसे कि किन लक्षणों से हम ये पहचाने कि वो सामान्य गर्मी है और किन लक्षणों से? अगर आया है, एक हाई टेम्परेचर है, बट ही इज़ कॉन्शियस, ओरिएंटेड, टॉकिंग, बात कर रहा है, कॉन्शियस है, पानी पी रहा है, उसके और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम है, बॉडी स्वेटिंग है बॉडी में, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर, दैट मीन्स द कूलिंग सिस्टम इज मेंटेन। अगर कोई व्यक्ति आया है, कंफ्यूज है, इरिटेबल है, सीवियर हेडेक है, बॉडी का हीट है बट बॉडी इज ड्राई, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू हीट स्ट्रोक। बिल्कुल। तो जब जैसा कि आपने ये सारे लक्षण बताए, तो किस स्थिति में व्यक्ति को तुरंत अस्पताल जाना चाहिए? देखिए, हीट स्ट्रोक किसी को लगे तो उसको वैसे ही तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे अपने से तो कोई दवा ना तो लेना चाहिए, ना किसी कहने पे लेना चाहिए, सीधे आपको जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। नहीं, कभी कभी होता क्या है ना कि जैसे मैं अपने साथ का एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूं, तो लाइक मैं चल रही थी, रैंडमली सड़क पे चल रही थी, और उस टाइम पे एक किसी व्यक्ति को लाइक अचानक से वो चक्कर आ गया और वो बेहोश होके गिर गए। तो सबका ये था कि अरे उसे धूप लग गई, लू लग गई, ऐसा। तो उन्होंने अब वो अपने अकॉर्डिंग में बहुत ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, पानी का छिड़काव या पंखा झलना, कुछ ऐसा। सबसे पहले हमें व्यक्ति को हमें किसी छाँव वाली जगह पे ले जाना चाहिए। अनावश्यक कपड़े जैसे कि ग्लव्स, मोजे अगर हैं, टोपी है, सबको हटाना चाहिए, और एक पहले तो इमरजेंसी का एम्बुलेंस कॉल कर देना चाहिए। उसके बाद अगर वो व्यक्ति होश में है तो उसे पानी पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट वाटर, ORS, इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल पानी पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, कोई भी कपड़ा लेके उसके बदन को पोंछने की कोशिश करनी चाहिए, नॉर्मल पानी से या थोड़ा ठंडा पानी हो सकता है उससे, जैसे कि गर्दन पे, आर्म पिट पे,
बिन बिटवीन द थाइस पे, क्योंकि ये जो हमारी जगह है वो जल्दी से बॉडी को कूल करेंगी। तो हमें उसको पोंछ देना चाहिए। अगर होश में बंदा है तो उसे हम शावर भी दे सकते हैं, उस समय उसको पानी भी डाल सकते हैं उसके ऊपर, या उसको पानी पिलाना चाहिए। मैंने ये करना चाहिए और एम्बुलेंस का वेट करना चाहिए। और सर समय सीमा की अगर बात करूं तो कितने देर के अंदर हमें लाइक उन्हें अस्पताल पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि कभी टाइम लिमिट, नहीं टाइम ड्यूरेशन। बिल्कुल, क्योंकि कभी होता है क्या ना, कभी कभी कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो अपना ट्रीटमेंट करने में ही समय वही मैं बता रहा ज़्यादा। हूँ, किसी के कहे पे कोई दवाई नहीं लेना है until unless you are trained medical person। अगर आप ट्रेन मेडिकल पर्सन है तो ही आप किसी के कहने पे दवाई लें, अगर वो ट्रेन मेडिकल पर्सन है, वरना आपको सीधे हॉस्पिटल रश करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों, सर ने कहा कि यदि ऐसा कोई भी केस अगर आपके सामने आता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस समस्या से पीड़ित है, तो आप भी या हम लोग सब कोई घबरा जाते हैं और उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग उस पर थोड़ा सोल्यूशन उसका करने लगते हैं। बट वो हमारे लिए क्रिटिकल, एक गोल्डन आवर कह सकते हैं, वो होता है। तो उस टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो लाइक ये सारी चीज़ें तो हमें करनी ही है, उन्हें छांव में बैठाना है, पानी भी पिलाते रहना है या फिर पानी का छिड़काव भी करना है, बट उसके साथ साथ हमें कोशिश करना है कि वो जितनी जल्दी हो सके वो अस्पताल पहुंच जाए। तो ये सर अगर वो, क्योंकि अस्पताल टाइम से पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स भी उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाते और हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अगर व्यक्ति होश में ना है तो ज़बरदस्ती मुँह से पानी नहीं देना चाहिए, वरना वो चोक कर जाएगा। अब जब तक पानी तभी दे जब व्यक्ति होश में हो, वरना मुंह से कुछ ना दे। उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे अगर ऊपर से हम लोग पानी अगर अगर पानी देंगे तो वो हमारे चेस्ट में जा सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन, एस्पिरेशन, निमोनिया हो सकता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सर ये तो मैंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके बेसिस आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी। लेकिन एक और, अगर आमतौर पे जैसे गांव की बात मैंने की, वहाँ पे भी किसान होते हैं जो धूप में लाइक खेती करते हैं ये सब कुछ, तो अगर उस समय उनके साथ फिर कैसे डील करना चाहिए लोगों को? यही सेम चीज़, उनको छाँव पे ले जाना चाहिए, उनको अगर होश में तो पानी पिलाना चाहिए, आप अगर होश में तो आप शावर दे सकते हैं उनको ठंडे पानी का, लेकिन कभी भी बर्फ़ का या एकदम कोल्ड वाटर यूज़ ना करें। यस एग्जैक्टली, यही मेरा अगला सवाल भी होने वाला था कि जैसा आपने बताया कि शावर देना है या पानी का छिड़काव को, तो किस तरह से पानी का छिड़काव या पानी उनको किस तरीके से देना है? जैसे आपने एक और पीने के लिए टर्म बताया, हाँ आपने एक और टर्म बताया कि उनके आर्मपिट्स और लेग्स के बीच में वहाँ भी आइस वाला डालना है हमें, तो और किस तरीके से? जैसे आपने डायरेक्ट तो पानी देना नहीं, जो होश में नहीं है, जो होश में नहीं है उनको आप डायरेक्ट पानी नहीं दे सकते हैं, केवल आप उनका शरीर पोंछ सकते हैं। आप अगर वो होश में व्यक्ति नहीं है, उसकी सांस रुक रही है, अगर आप CPR जानते हैं तो आपको उस समय तुरंत करना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो, नहीं तो एम्बुलेंस का वेट करके तुरंत से तुरंत एक नियरेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल या कोई भी प्राइमरी सेंटर जाना चाहिए, हेल्थ सेंटर। तो सर अक्सर लोग क्या गलतियां कर देते हैं इस तरह की सिचुएशंस में? इस सिचुएशन में सबसे कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं, बेहोश लोगों को मुंह से पानी देने की कोशिश, अच्छा, जो कि डिफरेंट और मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। बर्फ़ और बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का यूज़ करना, ये भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मल पानी यूज़ करें, नॉर्मल टैप वाटर यूज़ करें। तो सर क्या ये जानलेवा भी हो सकती है? एकदम जानलेवा हो सकती है, बिल्कुल। और सर यदि अगर हम लोग बात करें इसके प्रिवेंशन के बारे में, अभी तो हम लोगों ने जैसे कि सिम्टम्स पे डिस्कस किया कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अब आते हैं हम लोग इसके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, लाइक जैसे कि इसकी प्रिवेंशन, कि हम लोग इसको कैसे बचाव इससे कर सकते हैं। तो आप कुछ प्रिवेंशन सजेस्ट कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है वो है हाइड्रेशन। जी, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, प्यास लगने का वेट ना करें, पानी पीते रहे। कम से कम मैंने जो बताया 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है, और पानी में केवल सादा पानी नहीं, ORS, इलेक्ट्रॉल, नारियल पानी, छाछ हो गया, लस्सी हो गई, ये पीते रहें। और जैसे आप सपोज आप बाहर निकलते हैं तो गर्मी के समय में कॉटन कपड़े और ढीले कपड़ों का चुनाव करें। टाइट कपड़े ना पहने या अनावश्यक कपड़े ना पहने। बाहर निकले तो अम्ब्रेला का यूज़ करें, कॉटन कपड़े से अपने सर को ढकें। ये सब मोस्ट कॉमनली हमें नॉर्मली करना चाहिए। और सर आपको जैसे खाने में हमें हल्का खाना खाना चाहिए। खाने में भी फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, अंगूर हो गया, जितने भी वाटरी सामान है आपको वो जो हाइड्रेट करें हमारी बॉडी को, लेना चाहिए। और सर किस टाइम पे, जैसे धूप तो अभी हम लोग देखते हैं कि सुबह से ही बहुत ज़्यादा तेज अगर कोई हो जाती है। कोई हार्ड वर्कर है, किसी को कोई लेबर वर्कर है, तो कोशिश करना चाहिए उसको भारी काम या तो वो सुबह करे या दिन ढलने के बाद।
10 से 4 हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई बुजुर्ग या कोई नॉर्मल आदमी भी निकलने से बचे, अनावश्यक निकलने से बचे। तो सर ये तो आपने समय के बारे में बताया, और खान पान में आपने जो फ्रूट सजेस्ट किए कि हाँ वाटरी जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, ये हमें कंज्यूम करना चाहिए, बट इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में हमें क्या इंटेक लेना चाहिए हमारे प्रॉपर डाइट में? अब जैसे हम कुछ चीज़ें जो हमें अवॉइड करना चाहिए इसमें, जैसे अल्कोहल, कैफ़ीन, ये हमारे बॉडी के हाइड्रेशन को कम करता है। जैसे कि हमें चाय अवॉइड करना चाहिए, कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए। ये चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, दिस ऑल शुड बी अवॉइडेड। बिल्कुल सर, तो क्योंकि ये सब तो खुद में ही गर्म है और हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद और भी ज़्यादा गर्मी देती ये है, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स शुड बी अवॉइडेड, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। सर चाय के बारे में मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा इलेबोरेट कर दें, क्योंकि हमारे सारे दर्शक, इवन मैं भी पीती थी हूँ बट हाँ उतना ज़्यादा नहीं, बट दर्शक जो होते हैं वो मैक्सिमम लोगों के घर में चाय मेरा बनता कहने है। का मतलब है एक्सेस इनटेक ऑफ टी। एक्सेस इन डे। तो दर्शकों आपसे ये अनुरोध है कि चाय पीजिए, गर्मी में थोड़ा सा कम। जैसे हम लोग ठंडी में हमारे चाय का जो इनटेक होता है वो हम लोग बढ़ा भी देते हैं कि हाँ ठंड है तो ज़्यादा ले लेते हैं, सेम इसी तरह से करना है हमें गर्मियों में भी, बट अपोजिट थोड़ा, कि ज़्यादा ना लेकर के थोड़ा कम चाय लें जिनको चाय की आदत है। और सर इसकी के बाद जैसे हम लोगों ने बुज़ुर्गों पे भी बात की, जो काम कर रहे हैं उन पे भी बात की, तो बच्चों की बात हम लोग फिर कैसे बोल सकते हैं अभी के समय में? जैसे अभी तो अब छुट्टियां शुरू होने वाली भी हैं, लेकिन अभी कुछ समय कुछ स्कूलों में हुई है या कुछ स्कूल में होने वाली होंगी, तो बच्चों के लिए आपका क्या राय है इस? बच्चों को हमें विशेष ध्यान देना है कि कभी बच्चे हमें बता नहीं पाते हैं कि पानी प्यास के बारे में नहीं बता पाएंगे, तो हम उनके हाइड्रेशन का, उनके पहनने का, उनके रहन सहन का हमें विशेष ध्यान देना है और धूप में निकलने से अवॉइड कराने चाहिए हमें एट प्रेजेंट। ओके सर, सर कुछ और एडिशनल चीज़ें जो आप बच्चों को सजेस्ट करें, क्योंकि बच्चे को हम लोगों को इस तरीके से समझाना है कि वो चीज़ों को तुरंत कैच करे। पानी पीते रहें, इंडोर रखें, घर का वेंटिलेशन मेंटेन रखें। जैसे बच्चे घर पे हैं और दोपहर का टाइम है, कोशिश करें पर्दा, खिड़कियां जहाँ से डायरेक्ट धूप आती हैं खिड़कियां बंद रखें, पर्दे लगा के रखें, घर में कूलिंग सिस्टम मेंटेन रखें ताकि बच्चे बच के रहें। ये तो खैर आपने बच्चों के भी बारे में बताया। और सर एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे जो लोग अपना, जैसे छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं जो बाहर अपना दुकान चला रहे होते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे कि वो सुरक्षित रह सके, इन सब के चपेट से थोड़ा दूर रह सके? हाइड्रेशन, द की पॉइंट ऑफ हीट स्ट्रोक इज हाइड्रेशन, कीपिंग हाइड्रेशन एंड कीप, वो भी रेगुलर इंटरवल्स पे, एंड कीपिंग अवे डायरेक्टली टू द सनलाइट। सनलाइट से हमें डायरेक्ट बचना है। और सर अभी जैसे कि कुछ बहुत सारे मिथ्स भी देखने को मिलते हैं हमें, कि लोगों के मन में होता है कि क्या सिर्फ धूप में रहने से ही हमें लू लग सकता है या फिर कोई और भी अदर कारण हो सकते हैं। तो ये बेसिकली देखा जाता है कि लोगों के मन में ये शंका रहती है कि धूप में है, अरे धूप में मत रहो, लू लग जाएगा। तो ये मैं आपसे चाहूँगी कि एक बार हमारे दर्शकों को आप अपने शब्दों में बताएं कि सिर्फ धूप में रहना ही हमारे लिए लू का संकेत नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे उसके लक्षण होते हैं। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को। धूप में रहने से केवल लू नहीं लगता, धूप में आप रह सकते हैं, लेकिन अपने आप को हाइड्रेट रखें, बीच में गैप्स लें, छाँव की जगह जाके कुछ गैप्स लें, बैठें, काम कर सकते हैं। रेगुलर धूप में आप रहें तो लू लगने के चांसेस बढ़ते हैं। और सर इसके बाद एक और मेरा सवाल है कि हम होता है क्या है कि जब हम लोग कभी बाहर से चल के आते हैं, घर में आते हैं, और उस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर से गर्म हमारा शरीर रहता है, और घर पे आते ही हम लोग जैसे फ्रिज से ठंडा पानी हमने निकाला और तुरंत उसको हम लोग पी लेते हैं, तो ये किस हद तक सही है या कितना गलत है? इसके बारे में एकदम अवॉइडेड। वी शुड टेक द नॉर्मल वाटर। नॉर्मल हमें आरओ का पानी या नॉर्मल पानी, क्लीन पानी हमें पीना चाहिए। ठंडा पानी हमारे फिर कूलिंग सिस्टम को ख़राब करता है, वो ठंडा गर्म करके हम लोग फिर से फीवर एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स में लैंड कर सकते हैं। तो सर जनरली लोग घरों में अपने फ्रिज तो रखते हैं पानी पीने के लिए, तो इसकी जगह आप क्या फिर ऑल्टरनेटिव आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ, क्योंकि सबको आदत होती है जनरली कि हाँ ठंडा ठंडा पानी निकाला और हमने पी लिया। नहीं, ठंडा पानी तो फ्रिज का पीना ही नहीं है, डायरेक्टली आप नहीं पीना, मतलब कि एकदम अवॉइड करना चाहिए हमें। आप सुराही का पानी पी सकते हो। बिल्कुल, या थोड़ा, हाँ, सुराही से याद आया, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये संदेश आया कि जितना हो सके उतना हम लोगों को हाइड्रेट रहना चाहिए, और जितना हो सके फ्रिज को, जैसा कि सर ने भी बताया कि फ्रिज की चीज़ों को, फ्रिज के पानी को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए और मटका लगाइए। वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन उपाय है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सब फ्रिज का पानी पी रहे हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह ही है।
तो सुराही का पानी बिल्कुल उसको से। और सर जैसा अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संदेश दिया उसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि देशवासियों को पानी पीते रहना चाहिए और धूप में जाने से बचें और हीट स्ट्रोक से बचें। जी। और सर एक और मेरा इसी से सवाल है कि जैसे हीट स्ट्रोक के बारे में हम लोग अभी पूरा इसी विषय पे चर्चा चल रही थी कि हीट स्ट्रोक में हमने देखा कि इसके क्या क्या, बस मैं आपसे एक और सवाल ये है मेरा कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में इलेबोरेट करें कि आखिर ये हीट स्ट्रोक होता कैसे है और ये जो हीट एक्सर्शन जैसे हम लोग कह सकते हैं सामान्य गर्मी, इस दोनों के बीच का जो अंतर है इसको थोड़ा आप अपने शब्दों देखो, में। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हमारी बॉडी का तापमान 104 या उससे ऊपर जा सकता है और उस 104 और 100 उसके ऊपर जाने के बाद हमारे बॉडी के जो वाइटल्स ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी के जो कुछ वाइटल्स ऑर्गन जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, इन सब को असर होने लगता है, जिसके कारण अगर ब्रेन में असर होता है तो ब्रेन में सूजन आ जाता है, सूजन आने लगता है तो बंदे को, तो किसी भी व्यक्ति को सीजर आ सकता है, वहाँ पे सीजर आ सकता है, वो कोमा में जा सकता है, हमारी किडनी बैठ सकती है, ओवर डिहाइड्रेशन के कारण हमारी किडनी बैठने लगेगी, मांसपेशियों का खिंचाव होने लगेगा, मांसपेशियों का खिंचाव होने के कारण एक हमारा स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में चला जाता है और हमारी किडनी को फिल्ट्रेशन में दिक्कत होती है। अब हीट एक्सर्शन एक ऐसी चीज़ है कि बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ेगा बट वो अपने आप धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा, उसमें वोमिटिंग, नौसिया होगा, लेकिन हमारे बॉडी ऑर्गन्स आर नॉट अफेक्टेड। तो इसमें एक्सर्शन में कोई इफेक्ट नहीं आया बट स्ट्रोक में। तो सर इंटरनली क्या हमारे शरीर में चेंज होता है, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे? इंटरनली मतलब इन ऑर्गन हमारे जैसे कि हमारे ब्रेन में, जैसे मैंने आपको बताया, सूजन आ सकती है तो किसी भी व्यक्ति को दौरा पड़ सकता है, उस समय वो कोमा में जा सकता है इवन। जैसे हमारी अब किडनी पे आते हैं तो किडनी ओवर डिहाइड्रेशन के कारण जब एक्सेसिव हम लोग स्वेटिंग करते हैं तो हमारा बीपी लोअर साइड जा सकता है, हमारी किडनी बैठ सकती है, हमारे हार्ट और लंग, लीवर पे इफेक्ट हो सकता है, धड़कन बढ़ सकती है, धड़कन अनियमित हो सकती है हमारी, एक्सेसिव लीवर फेलियर हो सकता है, इवन खून के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, एक टर्म DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हो सकता है, खून के थक्के बनने भी शुरू हो सकते हैं इन सीवियर हीट स्ट्रोक। हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, ARDS में जा सकते हैं, सर छाती में पानी भरना शुरू हो सकता है। दीज आर द लेट कॉम्प्लिकेशन, हमारे बाद के हीट स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे सर ने हमें बताया कि किस तरह से जो सामान्य गर्मी है जिसे हीट एक्सर्शन बोल रहे हैं और जो हीट स्ट्रोक जो लू है, किस तरह से इस दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से हमारे जीवन पे अपना प्रभाव डालता है, इसके बारे में हमें सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और सर इससे संबंधित आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे आखिर में? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा, पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट करें और अपने साथ साथ बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर ने बताया, सबको, इस जितने भी हमारे दर्शक लोग ये देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हमारे ये आज का हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबसे अनुरोध है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये संदेश दिया है कि जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड रहें और फ्रिज को अवॉइड करना, फ्रिज को नहीं कहूँगी मैं डायरेक्टली, बट फ्रिज की चीज़ों को, हाँ, जो पानी आप लोग डायरेक्टली पी लेते हैं फ्रिज से निकाल के, उसको बिल्कुल अवॉइड करें। उसकी जगह पे उसका अल्टरनेटिव हम लोग एक मटके को रख सकते हैं। जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, जितने भी शॉपकीपर जितने भी हैं, सबसे ये अनुरोध है कि सब अपने दुकान के बाहर या दुकान के अंदर एक छोटा सा मटका ज़रूर लगाएं, जिससे कि आप भी फ्रिज के पानी से थोड़ा दूरी बना के रख सकते हैं और उससे जो भी समस्याएँ होती हैं हमारे शरीर में, उससे भी आप दूरी बना करके रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।